हेलो स्टूडेंट, एनालिटिक साइंस पॉइंट में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने कूलॉम्स लॉ की चर्चा की थी। कूलॉम्स लॉ की चर्चा की। अब अपन इससे आगे इस कूलॉम्स लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी निर्भरता की बात करते हैं। फार्मूला अपने को कूलॉम्स लॉ के लिए विद्युत बल F बराबर क्या मिला था? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर निर्वात है, वैक्यूम है, तो उसके लिए तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर मिला था। और अगर कोई माध्यम है जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन R है, तो उसके लिए अपने को बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटे R स्क्वायर मिला था। ठीक है, यहां से अपन F नॉट बटे F इक्वल टू एप्सिलॉन R ऑलरेडी निकाल चुके थे। अपन इससे आगे की बात करते हैं। अगर आपका माध्यम वायु है, हवा है, निर्वात है, तो उसके लिए एप्सिलॉन R का मान कितना होता है? 1। अगर ये माध्यम आपका कोई सुचालक पदार्थ है, सुचालक वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कंडक्टर है, तो उसके लिए एप्सिलॉन R का मान कितना होता है? अनंत होता है। तो अनंत होने की स्थिति में लगने वाला बल F बराबर क्या होगा? फिर 0 होगा। ठीक है, अपन ने एक कुचालक पदार्थ के बारे में बात की थी। कुचालक वो पदार्थ है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इन्हीं कुचालक पदार्थों को अपन पेरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब ये है क्या? पेरावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ है जो कि विद्युत का चालन तो नहीं करते हैं, विद्युत का चालन तो नहीं करते हैं, परंतु अपनी उपस्थिति से विद्युत धारा के प्रवाह को प्रभावित जरूर करते हैं। धारा प्रवाह को प्रभावित जरूर करते हैं। ऐसे पदार्थों को अपन क्या कहते हैं? पेरावैद्युत पदार्थ। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। क्या कि अपने को पता है कि बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपने को उसका रिप्रेजेंटेशन भी कैसा चाहिए? वेक्टर ही चाहिए। तो अब अपन ये जो कूलॉम फोर्स मिला आपको, कूलॉम बल मिला है, इसको अपन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में। देखो कैसे लिखते हैं। मान लीजिए ये आपके पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहां पर आपके पास कोई एक चार्ज Q1 है जिसकी पोजीशन x1 y1 z1 है। यहां पे आपके पास कोई दूसरा चार्ज Q2 है जिसकी पोजीशन x2 y2 z2 है। तो अपन ये मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट है, तो इस वेक्टर का मान निकाल सकते हैं r1, और ये वेक्टर r2। r1 क्या होगी? x1 ik प्लस y1 jk प्लस z1 kk, और r2 क्या होगी? x2 ik प्लस y2 jk प्लस z2 kk। यही होगी डायरेक्शन वेक्टर की, ये होगी मूल बिंदु से यहां तक है। अब देखिए, लगने वाले कूलॉम बल की क्रिया रेखा यही होगी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। तो इसमें या तो ये बल इस दिशा में लग सकता है या ये बल इस दिशा में लग सकता है। कब किस दिशा में लगेगा? देखिए, अगर आपका चार्ज
Q1 बड़ा है Q2 से, Q1 बड़ा है Q2 से, तो Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी कि एक भारी हल्के के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो विस्थापन किस दिशा में होगा? जाहिर सी बात है इसी दिशा में होगा। तो इस दिशा में होता है तो उस समय लगने वाला बल F अपन F21 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? F21 से। और इन दोनों के बीच का स्थिति सदिश R बराबर R21 से लिख देते हैं, R बराबर R21 से लिख देते हैं। ये Q1 चार्ज इधर गया है क्या? ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे ट्रायंगुलर रूल लगाएं, तो ये एक कुछ इस प्रकार का ट्रायंगुलर बन रहा है, जिसपे ट्रायंगुलर रूल लगाए तो क्या मिलेगा आपको कि R1 प्लस R21 इक्वल टू R2, तो जाहिर सी बात है R21 को क्या लिख सकते हैं अपन? R2 माइनस से R1 लिख सकते हैं। चलो कूलॉम के नियम की बात करते हैं। F बराबर K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर था। लगने वाला बल इसकी क्रिया रेखा में लग रहा है क्या? तो मैं इसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? R21 यूनिट वेक्टर से गुणा कर दिया। ये R क्या थी? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इसे भी मैं R21 से लिख सकता हूं। ठीक है, आगे अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन K Q1 Q2 बट्टे R21 स्क्वायर इंटू वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 लिख सकते हैं, जिसे अपन थोड़ा सा और करें तो K Q1 Q2 अपॉन R21 की पावर 3 और R21 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? R2 माइनस से R1। ठीक है, ये 21 वाला जो फोर्स है इसको मैंने किससे लिख दिया है? F21 से। गॉट इट? थोड़ा सा और करते हैं हम। इसी प्रकार मान लीजिए यदि आपका Q2 इज ग्रेटर देन Q1 है, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, तो लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन अब ये थोड़ी होगी। अब Q2 बड़ा है तो ये Q1 पे फोर्स लगाएगा, तो डायरेक्शन क्या होगी? ये इधर लगने वाले बल को अपन सामान्यतः F12 से लिखते हैं। उस स्थिति में इस वेक्टर को अपन R12 से लिखेंगे, तो इस स्थिति में लगने वाला बल F बराबर क्या होगा? F12 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 यूनिट वेक्टर बट्टे R12 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं अपन? K Q1 Q2 R12 वेक्टर अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12, क्या हो गया? क्यूब हो गया। K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब, और R12 को क्या लिख सकते हैं? देखिए इधर वापस एक ट्रायंगुलर बन रहा है कुछ इस प्रकार से, पर तो आप डायरेक्शन देखते हो तो अब की बार डायरेक्शन क्या है? ये अगर त्रिभुज नियम लगाए तो क्या होगा? क्या होगा? R2 प्लस R12 इक्वल टू R1। क्या लिख सकते हो यहां से? R12 बराबर R1 माइनस R2। क्या आया? R1 माइनस R2। इसको अपन यूं भी तो लिख सकते हैं, R12 क्यूब इंटू R2 माइनस R1, और यहां पे लगा दिया माइनस साइन। कोई दिक्कत नहीं। ये राशि किसके इक्वल है? इस क्वांटिटी के इक्वल है क्या? ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहां से क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो कि F21 जो है वो इक्वल टू है F12 के। बस फर्क किसका है कि इन दोनों के बीच जो साइन आएगा वो किसका आ रहा है? नेगेटिव का आ रहा है। ठीक है, ये किन में हो गया? दोनों का वेक्टर रिलेशन हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना फोर्स Q1 चार्ज Q2 के ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 चार्ज Q1 पे लगाएगा, लेकिन दोनों के लगाने की डायरेक्शन जो होगी वो एक दूसरे के अपोजिट विपरीत होगी, जो कि यहां से भी स्पष्ट हो रहा है। F12 इधर लग रहा है और F21 इधर लग रहा है, F12 इधर लग रहा है। ठीक है, यानी कि यहां पे न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पालना हो रही है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है
कि कूलाम का नियम किसकी पालना को दर्शाता है, तो कूलाम का नियम आपका न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पालना दर्शाता है। ये था न्यूटन की गति, या फिर ये कहें न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित या कूलाम बल का सदिश निरूपण। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, कूलाम्स लॉ अपन ने पढ़ा है। अब अपन देखिए इस कूलाम्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि ये कहां पे अप्लाई होता है, कौन कौन से केस में ये अप्लाई नहीं होता है। सबसे पहले ये जो कूलाम्स लॉ है ये केवल रेस्ट चार्जेज पर ही अप्लाई होता है, यानी कि आपके जो चार्ज होते हैं वो दोनों स्थिर स्थिति में होने चाहिए, गतिशील नहीं होनी चाहिए। अगर गतिशील होंगे तो उस स्थिति में आर का मान आप नियत ले सकते हो क्या? नहीं ना, तो उस स्थिति में कूलाम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। एक क्या होता है कि अपन पढ़ते हैं कि नाभिक की साइज जो होती है वो 10 की पावर -15 मीटर, या इसे अपन फर्मी ऑर्डर भी बोलते हैं की होती है। तो जब बात फर्मी ऑर्डर की हो ना, तब आपका कूलाम्स लॉ काम नहीं करता है। वहां पे एक नया बल जिसे नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं वो काम में आता है, जो कि इस कूलाम्स बल की तुलना में लगभग 50 से 60 गुना, कूलाम बल की तुलना में लगभग 50 से 60 गुना ज्यादा आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तीसरी बात, ये जो आपका कूलाम बल है या दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, ये दो आवेशों के बीच का ही क्रियात्मक रिजल्ट है। यानी कि अगर आपके इस सिस्टम में कोई तीसरा बल उपस्थित है ना, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, तो Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल F12 इस Q3 आवेश से कतई इफेक्टेड नहीं होगा। यानी कि F12 का मान जितना इन दो आवेशों के मध्य था उतना ही अब F3 आने यानी कि Q3 आवेश आने के बाद रहेगा। ठीक है, चौथी बात अपन ने क्या देखी, अपन ने देखी F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² है, जो कि किसके सिमिलर है, Fg बराबर G M1 M2 अपॉन R² के सिमिलर रिजल्ट है। इसका मतलब आपका ये जो कूलाम्स लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ की पालना करता है। ठीक है, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R²।